बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीशान बायोलॉजी। MCQ सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में खुश आमदीद। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट 5 MCQs। लेट्स बिगिन। Welcome back. Today's first MCQ is which one is a peptide bond? The options include CN bond, COC bond, POC bond or none. The correct answer is CN bond. देखें, याद रखें, पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बनता है। इसीलिए ये बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में कॉमनली पाया जाता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड विल बी फाउंड इन बिटवीन द अमाइनो एसिड्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है, सो जब भी ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और आप लोग जानते हैं कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। सो दिस OH एंड H दे विल बी रिलीज्ड टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, और इस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से इस पहले अमाइनो एसिड का कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने रेड कलर में शो कर दिया है। उसी तरीके से जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी मैंने रेड कलर में एक बॉन्ड शो किया है, तो ये बॉन्ड आपस में बना लेंगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड बना है जो कि आपको रेड कलर में शो हो रहा है, इसी को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का बॉन्ड एक साइड पर कार्बन के दरमियान में है और दूसरी साइड पर नाइट्रोजन के दरमियान में है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड CN बॉन्ड होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन A रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ। How many peptide bonds are found in hemoglobin? Option A 574, option B 573, option C 575 and option D 570. The correct answer is 570. Let me show you how. For example, आप देखें यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़, how many total amino acids are there in hemoglobin? We know that hemoglobin has 574 amino acid. हो सकता है ये चीज़ आपको गिवन हो, या अगर ये गिवन ना हुई तो आपने ये याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरी चीज़ मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। सो देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक अमाइनो एसिड की चेन है जिसके अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये दो अमाइनो एसिड्स हैं तो इनके दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर 3 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसके दरमियान में 2 बॉन्ड होंगे। उसी तरीके से मैं अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को बढ़ाता हूं तो साथ साथ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स भी बढ़ जाता है। इस टाइम पे आपके पास 6 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और इसमें अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, कौन से बॉन्ड हैं ये? पेप्टाइड बॉन्ड। सो अगर हम इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, सो द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज 5। अगर हम इसी रूल को लेकर चलते हैं तो हीमोग्लोबिन में अगर 574 अमाइनो एसिड हैं तो उसके अंदर 573 बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड्स सिर्फ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस चेन में देखें तो हमारे पास 6 अमाइनो एसिड थे, लेकिन वो एक ही चेन में अरेंज थे, तो हमारे पास बॉन्ड्स आ गए 5। अगर मैं इन्हीं 6 अमाइनो एसिड्स को 2 चेन्स के अंदर अरेंज करता हूं तो फिर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने इन्हीं 6 अमाइनो एसिड्स को 2 चेन्स में अरेंज कर लिया। अब हमारे पास जो बॉन्ड्स बने हैं वो है 1 2 3 एंड 4।
तो यानी अब कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं? 4। हालांकि अमाइनो एसिड ऊपर भी 6 थे, नीचे भी 6 हैं, लेकिन क्योंकि हमने नंबर ऑफ चेन्स को चेंज किया है तो हमारा आंसर चेंज हो गया। अगर मैं इन्हीं 6 अमाइनो एसिड्स को 3 चेन्स के अंदर अरेंज कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स बने हैं। सो इसका मतलब ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स का भी पता होना चाहिए और नंबर ऑफ चेन्स का भी पता होना चाहिए। सो अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो इसके मुताबिक अगर हम अपनी फर्स्ट चेन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल 6 अमाइनो एसिड्स हैं। सो 6 minus 1 क्योंकि एक चेन है, सो आंसर विल बी 5। इन द सेकेंड एग्जाम्पल 6 minus 2 चेन्स हैं तो 6 minus 2 4। थर्ड 6 minus 3 आंसर विल बी 3। सो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल जो चेन्स होती हैं वो 4 हैं। सो देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनमें से 2 अल्फा हैं और 2 बीटा हैं। सो इस फार्मूले को अगर हम यूज़ करें सो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी कि 574 माइनस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी कि 4। तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 570। सो इस वजह से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आपसे इंसुलिन के बारे में पूछा जाता है तो याद रखें कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 चेन्स होती हैं। तो जब हम माइनस करेंगे 51 minus 2 आंसर विल बी 49। बट इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 570। नेक्स्ट MCQ, नॉर्मल नंबर ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑयल और फैट इज डैश। ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 2 एंड ऑप्शन D 3। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिकली ऑयल या फैट्स होते क्या हैं। सो अगर हम लिपिड्स के डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें तो उनमें से एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं एसाइल ग्लिसराइड्स। फैट्स बिलोंग टू ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स। सो अगर हम एसाइल ग्लिसराइड्स को देखें तो एसाइल ग्लिसराइड्स के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। हमने ये बताना है कि इसके अंदर कितने फैटी एसिड्स मौजूद होंगे। सो एसाइल ग्लिसराइड की जो टाइप है यहाँ पर फैट्स और ऑयल्स जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं दैट इज कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। सो इसके नाम से भी जाहिर है कि ट्राई एसाइल मतलब 3 फैटी एसिड्स होंगे। लेकिन अगर हम ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को भी देखें तो ये एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। सो इट इज़ अ ट्राई अल्कोहल बिकॉज OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा और इसके साथ 3 OH ग्रुप्स अटैच होंगे और बाकी इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसके साथ हाइड्रोजन्स को अटैच कर देंगे। दूसरी तरफ इसके सामने अगर हम एक फैटी एसिड ड्रा करें तो ये एक फैटी एसिड है लेकिन इसके साथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसकी जगह पे हमने R लिख दिया यानी कि अल्काइल ग्रुप लिख दिया है। अब असल में जब इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वो बनता है इस जगह पर। जैसे हमने लास्ट MCQ में देखा, यहाँ से H और OH रिमूव हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि C सेंटर में O आ जाएगा और इस साइड पर फिर से C आ जाएगा। तो ये पहला C जो है ये ग्लिसरॉल वाला है, बाकी के C इधर ही रहेंगे और ये जो दूसरा C है ये फैटी एसिड वाला C है और इसके साथ अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ये एक फैटी एसिड इसके साथ आके अटैच हुआ है। सिमिलरली दूसरा फैटी एसिड यहाँ अटैच होगा और तीसरा फैटी एसिड यहाँ अटैच होगा। सो एक ग्लिसरॉल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं और फैट्स के अंदर 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। सो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। The next MCQ is which one is usually not a polymer? कौन सा पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन A लिपिड, ऑप्शन B कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन C प्रोटीन्स एंड ऑप्शन D DNA। The correct answer is lipids.
सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक पॉलीमर होता क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो बेसिकली पॉलीमर एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि एक जैसे रिपीटेड यूनिट्स के साथ मिलकर बना होता है। अगर ऐसा पॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाए तो उसे हम बायोपॉलीमर का नाम देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बायोपॉलीमर के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बायोपॉलीमर नहीं है। अगर एक जैसे रिपीटेड यूनिट्स होंगे तो तब हम उसे पॉलीमर कहेंगे। जिसमें एक जैसे यूनिट्स नहीं हैं उसको हम पॉलीमर नहीं कहेंगे। पहले देखें ऑप्शन बी में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल शुगर्स। इसके अंदर सिर्फ सिंपल शुगर्स पाई जाती हैं जिनको हम मोनोसेक्राइड्स भी कहते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर रिपीटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑफ कोर्स इनके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और डीएनए ये तीनों मुख्तलिफ किस्म के रिपीटेड यूनिट से बने हैं। लेकिन जो लिपिड है उसके अंदर एक जैसे यूनिट्स नहीं है। दिस इज अ हीट्रोजीनियस ग्रुप। हीट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैट्स में ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। वैक्सेस में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। और फास्फोलिपिड्स में फॉस्फेट होता है। टर्पिनाइड्स में आइसोप्रीन्स होते हैं। स्टीराइड्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मतलब लिपिड्स के सारे यूनिट्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए। Next MCQ, which one of the following molecule contain amino acid? Option A, ascorbic acid. Option B, cellulose. Option C, collagen. And option D, galactose. The correct answer is collagen. अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो ये बेसिकली विटामिन सी है। आप लोगों ने सुना होगा, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होता। सेलुलोज को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और मैंने आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं, इनके अंदर अमाइनो एसिड नहीं होता। ऑप्शन सी में कोलेजन है। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन है और अभी हमने पिछले एमसीक्यू में देखा कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। कोलेजन एक आम पाई जाने वाली प्रोटीन्स है जो कि आपके मसल्स में हो सकती है, आपके बोन्स के अंदर और आपकी कार्टिलेज के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से प्रोटीन वाला कंपाउंड है कोलेजन। कोलेजन इज द करेक्ट आंसर। Also, galactose is also a carbohydrate. ये एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके अंदर भी अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं। नोटिफिकेशंस और जनरल चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।